जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू एक्सेलेंस में। साथियों, आज हम लोग फाइनेंस, इकोनॉमी और एग्रीमेंट से रिलेटेड अप्रैल मंथ में जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं उनको देखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे और कोशिश करेंगे कि चीज़ों की तह तक जाएं और उनको समझ के याद कर सकें। ठीक है साथियों, तो ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए हम लोग देखते हैं अपने फाइनेंस, इकोनॉमी और एग्रीमेंट से करंट अफेयर्स अप्रैल 2024 के। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे, आरबीआई ने अभी पहली बार बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज की है फिजिकल ईयर 25 के लिए। ठीक है, तो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज की गई है फिजिकल ईयर 25 के लिए, जिसमें इंडिया का रियल जीडीपी ग्रोथ को बताया गया है 7%। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, फिजिकल ईयर 25 में आरबीआई के बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी के अनुसार जो इंडिया की ग्रोथ रेट होने वाली है, जीडीपी ग्रोथ रेट होने वाली है, वो 7% पे होने वाली है। ठीक है, तो आपको ये फिगर ध्यान में रखना है। ठीक है, अब कुछ रेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। तो पॉलिसी रेपो रेट की जो रेट है वो 6.50% है। फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट है 3.35% पे है। एसडीएफ रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25% पे है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.75% पे है। बैंक रेट 6.75% पे है। सीआरआर कितना है, सीआरआर है 4.5% और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है ये 18% पे है। ठीक है, तो ये दोनों फिगर तो काफ़ी खास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद रेपो रेट। ठीक है, ये तीन रेट्स तो आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, रेपो रेट कितना है 6.5%। रेपो रेट क्या होता है, मान लीजिए कोई बैंक है, उसको बोरो करना है आरबीआई से, तो कितने पे, कितनी कौन सी रेट पे, किस दर पे वो बोरो करेगा, तो 6.50% पे वो बोरो करेगा आरबीआई से। इसी का उल्टा अगर आरबीआई को बोरो करना होता है या एक्सेस लिक्विडिटी सक करनी होती है बैंक से, तो जब बैंक वो बोरो करते हैं, आरबीआई बोरो कर लेता है या एक्सेस लिक्विडिटी को ले लेता है बैंक से, तो इसको रिवर्स रेपो कहते हैं। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट की क्या रेट है, तो 3.35% है। ठीक है, उसी हिसाब से फिर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है, जहाँ पे बैंक के पास अगर कुछ एक्स्ट्रा सरप्लस फंड है तो वो आरबीआई के साथ जमा कर सकता है, जिसको स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कौन सा रेट होता है, तो हर बैंक को सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो अगर सीआरआर मेंटेन नहीं हो पाता है तो उनके ऊपर थोड़ी सी पेनल्टी लगती है, फिर भी उनको कुछ बोरो करना होता है। तो जब वो बोरो करते हैं, जब सीआरआर मेंटेन नहीं हो पाता है, उसके बाद जब वो बोरो करते हैं तो उनको जो पेनल्टी रेट लगता है उसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, 6.75% होता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट 0.25% ज़्यादा होता है पॉलिसी रेपो रेट का। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। सीआरआर आप जानते हैं कितना कैश जो आरबीआई बोलता है कि बैंक को अपना हटा के रखना है, जिसको कि लोन में नहीं घुमाया जा सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए 100 रुपये है बैंक के पास, टोटल डिपॉजिट्स 100 रुपये है, तो और 4.5% जो है सीआरआर रेट है, तो 4.5 रुपये जो है, 4.5 रुपये जो है बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा। इसको क्या किया जा सकता है, इसको लोन में नहीं दिया जा सकता है। बाकी 95.5 रुपीज़ बैंक लोन में घुमा सकता है, पर ये 4.5 लोन में नहीं घुमाएगा। तो इससे ये क्यों किया जाता है, ताकि कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेज हो तो उनको आराम से मिटिगेट किया जा सके। ठीक है, तो सीआरआर ये होता है 4.5% रेट पे है। और एसएलआर क्या होता है, इसमें कैश, सिक्योरिटीज, गोल्ड, सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, और ये एसएलआर जो है वो आरबीआई जो बैंक है वो आरबीआई के पास रखता है। जो कैश रिजर्व रेशियो है वो सेंट्रल बैंक के पास होता है, और एसएलआर जो है बैंक अपने पास खुद रखता है। ठीक है, तो जैसे ही 4.5 रुपये ये है ना, 100 रुपये में 4.5 रुपये तुरंत बैंक ट्रांसफर कर देता है आरबीआई को। और जो एसएलआर है वो खुद अपने पास रखता है 18% तक। इसमें क्या क्या होता है, इसमें कैश होता है, इसमें एसएलआर होती हैं, जो स्टैट्यूटरी एसएलआर कोटाज होते हैं। ठीक है, उसके बाद गोल्ड जो भी होते हैं, इनके पास गोल्ड्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें एसएलआर में आती हैं। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और कैश रिजर्व रेशियो में सिर्फ कैश का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने सारी चीज़ें देख ली। अब कुछ और बातें कर लेते हैं फाइनेंस और इकोनॉमी से रिलेटेड। यहाँ पे आरबीआई ने मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ा दी है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए। ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज कौन सी होती है, मान लीजिए येस बैंक है,
ठीक है, येस बैंक है, उन वो डूब गया है, एकदम बैंकरप्ट हो गया है, तो इनके एसेट्स को लेकर रिकंस्ट्रक्शन करेगी। मान लीजिए इनके पास कंप्यूटर होंगे, इनके पास फर्नीचर होंगे, ठीक है, इनकी कोई फिक्स कैपिटल होगी, कोई बंगलो होगा, कोई बिल्डिंग होगी, तो इन सबको क्या करता है, एआरसी लेता है अपने मतलब अपने अंडर लेता है और फिर इनको रिकंस्ट्रक्ट करता है। कोई फर्नीचर है तो उसको पॉलिश करा दिया, कोई बिल्डिंग है तो उसको पेंट करा दिया, इसको रिकंस्ट्रक्ट करके फिर से बेचता है, ठीक है, ताकि जो भी बैंकरप्ट हुए हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन बैंकरप्ट हुआ है, उनको कुछ तो पैसे मिल जाए, ठीक है। तो कैसे मिलते हैं, तो जो उनके एसेट्स होते हैं उनको बेच के या रिकंस्ट्रक्ट करके, ठीक है। तो एआरसी ये कंपनीज होती हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है, ठीक है। तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, अगर किसी को एआरसी सेटअप कर रहा है, मान लीजिए कोई कॉमन पब्लिक है, कॉमन पब्लिक में से कोई बंदा है, उसे एआरसी सेटअप करनी है, तो उसके पास 300 करोड़ रुपए होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, 300 करोड़ होने चाहिए, तब जाके एआरसी कंपनी वो खोल सकता है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वो खोल सकता है। पहले ये रिक्वायरमेंट थी 100 करोड़, अब बढ़ा के कर दी गई है 300 करोड़, ठीक है। तो ये दोनों फिगर आपको याद रखना है, ठीक है। पहले 100 करोड़ थी, अब 300 करोड़ हो गई है, ठीक है। ये इफेक्टिव कब से है, तो ये इफेक्टिव अप्रैल 2024 से ये इफेक्टिव हो गया है, ठीक है। लीगल बेसिस इसके सारफेजी एक्ट है। तो जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनती हैं, वो सारफेजी एक्ट 2002 के अंतर्गत बनाई जाती है, ठीक है। तो जो एग्जिस्टिंग एआरसीज हैं, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, उनको मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए थोड़ा टाइम पीरियड दिया गया है, ठीक है। तो वो उनको 200 करोड़ तक पहुंचना है 31 मार्च 2024 तक, और उसके बाद 300 करोड़ पहुंच जाना है 31 मार्च 2026 तक, ठीक है। तो 2026 तक इनको कंप्लाई करना है इस कैपिटल रिक्वायरमेंट से। किसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट से, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, तो 300 करोड़ इनके पास मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। पहले कितनी रिक्वायरमेंट थी, पहले 100 करोड़ थी, अब कितनी हो गई है, 300 करोड़ हो गई है, ठीक है। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट न्यूज़ है फाइनेंस में, स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक को ट्रांजिशन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या फ्रेमवर्क होगी, आरबीआई ने अभी ये हाल ही में रिलीज किया है, ठीक है। तो आरबीआई लेज आउट फ्रेमवर्क फॉर वॉलेंट्री ट्रांजिशन ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक टू यूनिवर्सल बैंक, ठीक है। तो आपने स्मॉल फाइनेंस बैंक नाम से सुना होगा, एयरटेल स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे हुआ, अब उसको फुल फ्लेज यूनिवर्सल बैंक बनना है, ठीक है। मान लीजिए एयरटेल स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उनके पास अच्छा खासा पैसा है, अच्छा खासा कस्टमर बेस है, सब कुछ अच्छा खासा है, तो अब उनको बड़ा बैंक बनना है, अब उनको यूनिवर्सल बैंक बनना है। तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, आरबीआई ने ये बताया है, ठीक है। तो आरबीआई ने फ्रेमवर्क ये पर्पस निकाला है किसके लिए, टू सेट आउट एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर वॉलेंट्री ट्रांजिशन ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक टू यूनिवर्सल बैंक्स, ठीक है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को यूनिवर्सल बैंक्स में टर्न करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगे, हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है। तो मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए 1000 करोड़ की, ठीक है। 1000 करोड़ से 1 रुपये भी कम है तो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है यूनिवर्सल बैंक्स में नहीं बन सकता है, ठीक है। इनकी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस होनी चाहिए पिछले 5 साल में, ऐसा ना हो कि ये बैंकरप्ट हो गए हो या इनके एसेट्स फ्रीज हो गए हो, इनके कहीं कोई स्कैम हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, इनकी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस होनी चाहिए। CRAR इनका 15% होना चाहिए, ठीक है। CRAR इनका 15% होना चाहिए। इनके जो शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने चाहिए, ठीक है। अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक की शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तभी उनको ये दर्जा दिया जाएगा कि वो स्मॉल फाइनेंस बैंक से ट्रांजिट कर सकते हैं यूनिवर्सल बैंक्स में। प्रॉफिट होना चाहिए पिछले 2 सालों में, 2 फाइनेंशियल ईयर्स में प्रॉफिट होना चाहिए, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA जो है वो 3% से कम होना चाहिए, ठीक है। ग्रॉस NPA 3% से कम होना चाहिए, और नेट NPA 1% या 1% के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये NPA की रिक्वायरमेंट है, ये CRAR की रिक्वायरमेंट है, और ये नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट है। ये 3 चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। 1000 करोड़ मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए, CRAR जो है वो 15% होना चाहिए, और ग्रॉस नेशनल नॉन परफॉर्मिंग एसेट होना चाहिए 3% या 3% से कम इन द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है। बाकी ये शेयर होल्डिंग कंडीशन है, ये तो नहीं उतना ज़रूरी है। यही 3 बातें इसमें ज़रूरी थी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को अगर यूनिवर्सल बैंक्स में ट्रांजिट करना है, उनको बनना है, स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक में चेंज करना है अपने स्टेटस को, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं जो कि आरबीआई द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं सेबी की। सेबी ने लॉन्च किया है स्कोर्स 2.0, ठीक है। सेबी क्या है, सेबी हमारे सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो कि जो हमारे कैपिटल मार्केट है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। एक आप जानते होंगे, एक मनी मार्केट होती है, एक कैपिटल मार्केट होती है, ठीक है। मनी मार्केट जहाँ पे 1 साल से पहले तक के लिए लोन लिया जाता है, मतलब 364 दिनों के लिए लोन लिया जाता है, मतलब 2 दिन के लिए भी ले सकते हैं, 14 दिन के लिए ले सकते हैं, 146 डेज के लिए ले सकते हैं। तो जहाँ पे छोटे छोटे टेन्योर के लिए लोन्स लिए जाते हैं
उनको मनी मार्केट कहते हैं, ठीक है। मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? मनी मार्केट को रेगुलेट करता है आरबीआई, ठीक है। और उसी के ऑपोजिट कैपिटल मार्केट होती है, जहाँ पे 1 साल से ज़्यादा का लोन होता है, या जहाँ पे शेयर्स लिस्ट किए जाते हैं, जहाँ पे बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सब रिलीज किए जाते हैं, वो कैपिटल मार्केट हो जाती है, ठीक है। और कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? तो कैपिटल मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, ठीक है। तो सेबी ने ही लॉन्च किया है स्कोर्स 2.0, ठीक है। ये क्या है? ये कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है, ठीक है। मान लीजिए सेबी कोई स्टॉक एक्सचेंज है या कोई कंपनी है, किसी कंपनी ने अपने शेयर्स लॉन्च किए हैं और उसमें कुछ ऐसा डिस्क्रिपेंसी है या कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है जो उन्होंने पूरी नहीं की है, और पब्लिक को लगता है या कोई कंज्यूमर को लगता है कि यहाँ पे कुछ डिस्क्रिपेंसी है, यहाँ पे कुछ स्कैम हो रहा है अंदर से, उसके लिए कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम बनाया गया है, जिसको स्कोर कहते हैं, ठीक है। और स्कोर 2.0 एक नया अपडेटेड सॉफ्टवेयर है या अपडेटेड प्लेटफॉर्म है सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम का। इसमें क्या है? इसमें इन्वेस्टर की कंप्लेंट को एनहांस किया गया है, ठीक है। उनकी जो कंप्लेंट रेजोल्यूशन है वो एनहांस होके हो रही है, ठीक है। ऑटो राउटिंग है, ऑटो एस्केलेशन है, मॉनिटरिंग बाय डेजिग्नेटेड बॉडीज है, और टाइमलीनेस रिड्यूस की गई है, ठीक है। तो बहुत जल्दी निवारण, कंप्लेंट के निवारण के लिए, समस्या के निवारण के लिए, बहुत जल्द निवारण के लिए क्या लॉन्च किया गया है? स्कोर्स लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? तो सेबी ने लॉन्च किया है ये, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम, ठीक है। सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे एशियन डेवलपमेंट बैंक से। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने $23.6 बिलियन का लोन लिया है टू हेल्प एशिया एंड पैसिफिक प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो एशिया और पैसिफिक एरिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एडीबी ने 23.6 बिलियन का लोन दिया है, ठीक है। हो सकता है आपसे एग्जाम में यही पूछ ले किस मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन ने 23.6 बिलियन का लोन दिया है टू हेल्प एशिया एंड पैसिफिक प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपको याद रखना है ये बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का चेयरमैन हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो मनीला, फिलीपींस में, ठीक है। मनीला फिलीपींस में है इसका हेडक्वार्टर्स, ठीक है, हेडक्वार्टर्स। और सबसे ज़्यादा फंडिंग इसको शायद जापान से आती है। पहले नंबर पे है जापान, फिर दूसरे नंबर पे है यूएस, ठीक है। ये दोनों बहुत फंड करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक को, ठीक है। यहाँ पे वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत आते हैं, ठीक है। उसके बाद नाबार्ड ने रिलीज़ किया है क्लाइमेट स्ट्रैटेजी 2030, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा क्लाइमेट स्ट्रैटेजी 2030 किसने रिलीज़ किया है? तो आपको पता होना चाहिए नाबार्ड ने रिलीज़ किया है। और इसके की पिलर्स क्या हैं? ग्रीन लेंडिंग होनी चाहिए अक्रॉस सेक्टर्स, ब्रॉडर मार्केट मेकिंग रोल होना चाहिए, ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, और स्ट्रैटेजिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन होना चाहिए। तो ये 4 पिलर्स हैं क्लाइमेट स्ट्रैटेजी 2030 के। इसको किसने निकाला है क्लाइमेट स्ट्रैटेजी 2030? तो क्लाइमेट स्ट्रैटेजी 2030 रिलीज किया है नाबार्ड ने, ठीक है। एक बार फिर से जल्दी सारे करंट अफेयर्स देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो सबसे पहली बात है सेबी की। सेबी ने रिलीज किया है क्या? स्कोर्स 2.0, ठीक है। स्कोर्स 2.0 को रिलीज किया है सेबी ने, ठीक है। स्कोर्स 2.0 क्या है? तो ये सेबी का कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है, जहाँ पे किसी भी इन्वेस्टर की कंप्लेंट है, किसी भी निवेशक की कोई भी समस्या है, उसको जल्द से जल्द निवारण करने के लिए ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं। और इसी प्रावधान को जो बनाए गए हैं वो किस प्लेटफॉर्म पे बनाए गए हैं? तो वो स्कोर्स पे बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये सेबी का प्लेटफॉर्म है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $23.6 बिलियन का लोन प्रोवाइड किया है। किसके लिए प्रोवाइड किया है? एशिया और पैसिफिक में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। एशिया और पैसिफिक रीजन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 23.6 बिलियन का लोन प्रोवाइड किया है, ठीक है। उसके बाद है नाबार्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो नाबार्ड ने क्या किया है? नाबार्ड ने रिलीज किया है क्लाइमेट स्ट्रैटेजी 2030। क्लाइमेट स्ट्रैटेजी 2030 जिसके 4 पिलर्स हैं, क्या क्या है? ग्रीन लैंडिंग, ब्रॉडर मार्केट मेकिंग रोल, ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन और स्ट्रैटेजिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने तीनों चीज़, अपनी चारों चीज़ पढ़ ली। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करेंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है IRDAI की तरफ से। IRDAI क्या है? तो ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट करता है इंडिया में, ठीक है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। तो IRDAI न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये अपनी सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। 2024 में ये अपनी सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मतलब ये कब बना होगा? तो मतलब ये बनी थी 1999 में, ठीक है। 1999 में इनका फॉर्मेशन हुआ था इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, ठीक है। अब थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। 1993 में
फॉर्मर गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आर.एन. मल्होत्रा साहब, उन्होंने रिकमेंड किया था कि IRDAI जैसी बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा IRDAI किसकी रिकमेंडेशन पे बनी थी, तो आर.एन. मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पे IRDAI को बनाया गया था। ठीक है, फॉलोइंग द रिकमेंडेशंस ऑफ मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट, IRDAI was constituted as an autonomous body to regulate and develop the insurance industry in 1999। ठीक है, तो मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशंस पे IRDAI सेटअप की गई थी 1999 में, जो कि 2024 में सिल्वर जुबली अपनी सेलिब्रेट कर रही है। ठीक है, और इनका क्या मोटो है, इनका मोटो है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। तो याद रखिएगा इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। 2047 क्यों, क्योंकि हमारी आज़ादी को 100 साल हो जाएंगे। 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, 2047 में इंडिया 100 साल आज़ादी के अपने सेलिब्रेट करेगा, इसलिए इंश्योरेंस जो है सबका हो जाना है, ये ऐसा मानना है, ऐसा विजन है IRDAI का। ठीक है, तो इनका मोटो है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। ठीक है, इन्होंने इसीलिए लॉन्च किया है बीमा ट्रिनिटी। बीमा ट्रिनिटी 3 चीज़ें क्या हैं, ये कवर करेगी हेल्थ, लाइफ और प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को कवर करने के लिए, एक ही में करने के लिए बीमा ट्रिनिटी है, एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है IRDAI की तरफ से। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं IRDAI क्या कर रहा है। तो IRDAI सेलिब्रेट कर रहा है सिल्वर जुबली। कब बनी थी IRDAI, 1999 में बनी थी। किसकी रिकमेंडेशन पे बनी थी, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी रिकमेंडेशन पे बनी थी। ठीक है, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी रिकमेंडेशंस पे बनी थी। ठीक है, और इनका मोटो क्या है, इनका मोटो है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। इसके लिए इन्होंने क्या किया है, इसके लिए इन्होंने बीमा ट्रिनिटी करके एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग की सारी बातें क्लियर होती हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। अब यहाँ पे हम लोग कुछ एग्रीमेंट्स देख लेते हैं जिनके जिनके बीच साइन हुआ है। तो सबसे पहले एग्रीमेंट जो देख रहे हैं वो सस्टेनेबल ह्यूमन एक्सप्लोरेशन ऑफ मून के लिए। ठीक है, सस्टेनेबल ह्यूमन एक्सप्लोरेशन ऑफ मून के लिए नासा और जापान ने एक एग्रीमेंट साइन किया। याद रखिएगा किसने किसने, नासा और जापान ने। ठीक है, नासा और जापान ने किस चीज़ के लिए MOU साइन किया है या किसके लिए एग्रीमेंट किया है, तो ह्यूमन एक्सप्लोरेशन और सस्टेनेबल ह्यूमन एक्सप्लोरेशन ऑफ मून के लिए। ठीक है, तो मून का जो भी एक्सप्लोरेशन है वो ह्यूमन तरीके से हो, ना कि ऐसे हो कि मून पे एडवर्स इफेक्ट पड़े। ठीक है, तो इसके लिए किसने किसने साइन किया है, नासा और जापान ने एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है IIT कानपुर से। तो IIT कानपुर उत्तर प्रदेश और ब्लॉकचेन फॉर इम्पैक्ट फाउंडेशन BFI फाउंडेशन ने क्या किया है, वर्चुअल नेटवर्क प्रोग्राम को नर्चर करने के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, बायोम वर्चुअल नेटवर्क प्रोग्राम लॉन्च किया। ठीक है, याद रखिएगा किसने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है, बायोम वर्चुअल नेटवर्क प्रोग्राम। ठीक है, बायोम वर्चुअल नेटवर्क प्रोग्राम किसने इनिशिएट किया है, तो IIT कानपुर और ब्लॉकचेन फॉर इम्पैक्ट फाउंडेशन ने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा UPPCS में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से फ्रेम हो सकता है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर ने और ब्लॉकचेन फॉर इम्पैक्ट फाउंडेशन ने क्या लॉन्च किया है मिलके, बायोम वर्चुअल नेटवर्क प्रोग्राम। इससे क्या होगा, इससे जो भी इनोवेशंस हैं और जो एडवांसमेंट्स हैं हेल्थ केयर में, वो हेल्थ केयर सेक्टर में उनको बढ़ावा मिलेगा, उनको प्रमोशन किया जाएगा। ठीक है, बायोम वर्चुअल नेटवर्क प्रोग्राम किसने किसने, IIT कानपुर ने और ब्लॉकचेन फॉर इम्पैक्ट फाउंडेशन ने। ठीक है, नेक्स्ट एग्रीमेंट है यूरोपियन यूनियन और इंडिया से रिलेटेड। तो इन्होंने किसके लिए एग्रीमेंट साइन किया है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेक्टर में काम करने के लिए इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है। किसके लिए, फॉर स्टार्टअप्स वर्किंग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी रिसाइकलिंग। ठीक है, तो जो भी स्टार्टअप हैं काम कर रहे हैं बैटरी रिसाइकलिंग में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी रिसाइकलिंग में, उनके लिए यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी रिसाइकलिंग के लिए जो भी स्टार्टअप्स कार्यरत हैं उनको कहाँ से सपोर्ट मिलेगा, उनको यूरोपियन यूनियन और इंडिया के इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट से बहुत आराम से लोन मिलेगा या और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स मिलेंगी, टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स मिलेंगे। तो ये सब कहाँ से होगा, ये सब यूरोपियन यूनियन और इंडिया के एग्रीमेंट से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये बात। ठीक है, फिर से एक बार सारी बातें देख लेते हैं। तो सस्टेनेबल ह्यूमन एक्सप्लोरेशन ऑफ मून के लिए किससे किससे साइन हुआ है, नासा प्लस जापान से। ठीक है, नासा और जापान ने मिलके ह्यूमन एक्सप्लोरेशन मून के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। उसके बाद बायोम वर्चुअल नेटवर्क प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, बायोम वर्चुअल नेटवर्क प्रोग्राम। तो ये IIT कानपुर प्लस BFI
ब्लॉकचेन फॉर इम्पैक्ट फाउंडेशन का इनिशिएटिव है। ब्लॉकचेन फॉर इम्पैक्ट फाउंडेशन का ये इनिशिएटिव है, ठीक है। उसके बाद जो भी स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी रिसाइकलिंग सेक्टर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी रिसाइकलिंग सेक्टर में जो भी स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं उनमें उनके लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ है किसकी किसके बीच, यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच, ठीक है, यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्रीमेंट्स की ओर। नेक्स्ट एग्रीमेंट है एचपी फ्यूचर इम्पैक्ट लीडर्स से रिलेटेड। तो याद रखना है आपको, एचपी फ्यूचर इम्पैक्ट लीडर्स ने किसके साथ साइन किया है, एग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ पार्टनरशिप की है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ ये पार्टनरशिप हुई है। किस लिए, ताकि एक सर्टिफाइड प्रोग्राम चलाया जा सके इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, ठीक है, ईएसजी प्रोफेशनल प्रोग्राम, ठीक है। तो एचपी फ्यूचर इम्पैक्ट लीडर्स जो है आईआईसीए के साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ मिलकर एक सर्टिफाइड एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस प्रोफेशनल प्रोग्राम लॉन्च करेगा टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी एंड एम्पावर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफेशनल्स टू इमर्ज एज लीडर्स इन नेविगेटिंग द इंट्रिकेसीज ऑफ ईएसजी फ्रेमवर्क्स, ठीक है। ईएसजी फ्रेमवर्क्स के को समझने के लिए, को अच्छे से तैयार करने के लिए एक कई प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये ट्रेनिंग किसके माध्यम से दी जाएगी, तो ये ट्रेनिंग दी जाएगी एचपी फ्यूचर इम्पैक्ट लीडर्स के माध्यम से, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ पार्टनरशिप की गई है, ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और एचपी मिलके एचपी फ्यूचर इम्पैक्ट लीडर्स इनिशिएटिव चलाएंगे, जिसके अंतर्गत क्या होगा, जिसके अंतर्गत एक सर्टिफाइड प्रोग्राम चलेगा फॉर इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस प्रोफेशनल प्रोग्राम, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट है मेटा प्लेटफॉर्म और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप की है, किसके लिए, फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम के लिए, ठीक है, फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम के लिए, ताकि कोई भी फेक न्यूज़ ना फैले, जो भी न्यूज़ डिसमिनेट हो रही हैं वो क्रेडिबल हो, उन पे लोग भरोसा कर सकें, नहीं तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, सोशल फैब्रिक हार्म हो सकता है, ठीक है, और भी कई वारदातें हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसमें मेटा प्लेटफॉर्म जो है, मेटा जिसको पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, वो पार्टनरशिप करेगा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने मेटा प्लेटफॉर्म के साथ फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो इससे क्या होगा, ये फैक्ट चेकिंग यूनिट, डेडिकेटेड फैक्ट चेकिंग यूनिट को इस्टेब्लिश किया जाएगा, ताकि जो भी वेरासिटी है, ट्रुथफुलनेस है किसी भी फैक्ट की, उसको इस्टेब्लिश किया जा सके, ठीक है। तो किसने लॉन्च किया है ये, तो मेटा प्लेटफॉर्म्स और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट है एसजीवीएन। एसजीवीएन क्या है, सतलज जल निगम लिमिटेड। तो इन्होंने एमओयू साइन किया है आईआईटी पटना के साथ, ठीक है, टू यूटिलाइज एडवांस जियोलॉजिकल मॉडल्स इन टनलिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ एसजीवीएन, ठीक है। अगर आप बीपीएससी को एम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये देखिए, ठीक है। तो एसजीवीएन लिमिटेड ने आईआईटी पटना के साथ ये पार्टनरशिप की है टू यूटिलाइज एडवांस जियोलॉजिकल मॉडल्स इन टनलिंग प्रोजेक्ट्स। तो टनलिंग प्रोजेक्ट्स के एडवांस वर्जन को समझने के लिए आईआईटी पटना ने एसवीजीएन लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सारे एग्रीमेंट्स इस पेज के। तो सबसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और एचपी ने मिलकर एचपी फ्यूचर इम्पैक्ट लीडर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत सर्टिफाइड एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस प्रोफेशनल प्रोग्राम को डिलीवर किया जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स प्लस एचपी की, ठीक है। इसके बाद मेटा प्लेटफॉर्म्स ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ, जिसके अंतर्गत क्या है, थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम की जाएगी, ठीक है। फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम इससे कैरी आउट किया जाएगा। नेक्स्ट है आईआईटी पटना ने एसजीवीएन लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है। इसके अंतर्गत क्या होगा, ये लोग एडवांस जियोलॉजिकल मॉडल्स इन टनलिंग प्रोजेक्ट्स को अंजाम दे पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने ये तीन एग्रीमेंट्स देख लिए। बढ़ते हैं अब कुछ और एग्रीमेंट्स की ओर। नेक्स्ट एग्रीमेंट है लार्ज रिसर्च हब से रिलेटेड। तो लार्ज रिसर्च हब न्यू दिल्ली में सेटअप किए जाएंगे, किसके किसके बीच, तो रशिया और इंडिया के बीच, ठीक है। तो रशिया और इंडिया ने साइन किया है एग्रीमेंट टू ऑपरेट लार्ज रिसर्च हब इन न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी, एचएससी यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो न्यू दिल्ली और न्यू दिल्ली में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, ठीक है, और एचएससी यूनिवर्सिटी है जो कि रशिया में है, वो आपस में मिलकर लार्ज रिसर्च हब सेटअप करेंगे, ठीक है, फॉर स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन एंड जॉइंट एक्शंस, ठीक है। तो याद रखिएगा लार्ज रिसर्च हब किसके किसके बीच एग्रीमेंट में आएगा, तो रशिया और इंडिया के बीच जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसमें लार्ज रिसर्च हब सेटअप किए जाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में और एचएससी यूनिवर्सिटी रशिया में, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन बढ़ेगा और जॉइंट एक्शंस, कोऑर्डिनेटेड एक्शंस कैरी आउट किए जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा लार्ज रिसर्च हब किसके किसके बीच होगा, तो लार्ज रिसर्च हब वाला जो एग्रीमेंट है वो रशिया और इंडिया के बीच साइन किया गया है।
नेक्स्ट है आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज AFMS ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, उन्होंने IIT दिल्ली और IIT कानपुर के साथ साइन किया है, एग्रीमेंट साइन किया है फॉर कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज ने किसके साथ किया है? IIT दिल्ली और IIT कानपुर के लिए। इससे क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें ये लोग रिसर्च और डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे। किसके लिए? मेडिकल डिवाइसेस के लिए। ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस के लिए, ताकि जो भी हेल्थ इश्यूज हैं सोल्जर्स के, उनको एड्रेस किया जा सके। ठीक है, तो AFMS किसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं? तो AFMS कर रहे हैं IIT कानपुर के साथ और IIT दिल्ली के साथ। ठीक है, IIT कानपुर और IIT दिल्ली के साथ किस चीज़ के लिए? हेल्थ सेक्टर के लिए। ठीक है, हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। ठीक है, हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसके लिए एग्रीमेंट साइन हो रहा है। ठीक है, तो अगर एग्रीमेंट जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन आप गुजरते हैं, रूबरू होते हैं, तो आपको 2-3 डायमेंशन इसमें याद रखने हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि किसके किसके बीच एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, किन कंट्रीज़ के बीच या किन कंपनीज़ के बीच एग्रीमेंट हो रहा है। दूसरा, किस चीज़ के लिए एग्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, किस चीज़ के लिए, क्या इनका डोमेन है, क्या इनका पर्पज़ है। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये है कि ये एक्चुअली में करेंगे क्या। ठीक है, तो ये क्या कैरी आउट करेंगे, ये सारी चीज़ें 2-3 डायमेंशन हमें देखने होते हैं एग्रीमेंट वाले सेक्शन में। ठीक है, एग्रीमेंट वाले जो भी करंट अफेयर्स का सेक्शन है, उसमें ये चीज़ देखनी होती है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो लार्ज रिसर्च हब को ऑपरेट करने के लिए इंडिया और रशिया ने आपस में साइन किया है, जिसके अंतर्गत क्या होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में और HSC यूनिवर्सिटी रशिया में लार्ज रिसर्च हब सेटअप्स किए जाएंगे, जिसके चलते स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन बढ़ेगा और जॉइंट एक्शन बढ़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है, आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो IIT कानपुर और IIT दिल्ली के साथ पार्टनरशिप की है, ताकि जो सोल्जर्स के हेल्थ इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जा सके। ठीक है, सोल्जर्स जो है बहुत ही टफ टेरेन में, टफ एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं, जिसके चलते उनको कई हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है। तो इसको एड्रेस करने के लिए, इसको दूर करने के लिए, ऐसे हेल्थ इश्यूज को आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज ने IIT कानपुर और IIT दिल्ली के साथ ये कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड ट्रेनिंग मॉड्यूल लॉन्च किया है। ठीक है, आशा करते हैं आपको यहाँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं कुछ और अग्रीमेंट्स की ओर। यहाँ पे कुछ और न्यूज़ है, देख लेते हैं। तो RBI ने लॉन्च किया है, या RBI ने इस्टेब्लिश किया है डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। ठीक है, याद रखिएगा कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। तो RBI ने इस्टेब्लिश किया है डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी टू कॉम्बैट द प्रोलिफरेशन ऑफ इलीगल लेंडिंग ऐप्स। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि बहुत ढेर सारे लेंडिंग ऐप्स हैं, जहाँ पे लोग अंधाधुंध पैसा उधार लेके अब काम कर रहे हैं अपना, और बहुत ही ये इसी की वजह से कई स्कैम हो जाते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है कि लोग जिन्हें लोन लेना होता है, उनके पास कॉल आती है कि आपको लोन लेना है तो हमें 5,000 रुपये दें, हमें 10,000 रुपये दें। ऐसे करके कई स्कैम्स होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये इलीगल लेंडिंग ऐप्स को रोकने के लिए, इनकी जो प्रोलिफरेशन है, इनका जो बढ़ावा है, इनको रोकने के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी लॉन्च किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है। किसने किया है ये? तो ये RBI ने किया है। ध्यान दीजिएगा, किसने किया है? RBI ने ये किया है। RBI will establish Digital India Trust Agency to combat the proliferation of illegal lending apps। ठीक है, नेक्स्ट है C-DOT और IIT जोधपुर ने साइन किया है एग्रीमेंट फॉर ऑटोमेटेड सर्विस मैनेजमेंट इन 5G एंड बियॉन्ड नेटवर्क्स यूजिंग AI। ठीक है, तो आजकल 5G और AI बहुत न्यूज़ में है, इसलिए हमने सोचा ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो C-DOT ने IIT जोधपुर के साथ मिलकर ऑटोमेटेड सर्विस मैनेजमेंट इन 5G एंड बियॉन्ड नेटवर्क्स यूजिंग AI को लॉन्च किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C-DOT ने IIT जोधपुर के साथ मिलकर एग्रीमेंट साइन किया है। किस चीज़ के लिए? ऑटोमेटेड सर्विस मैनेजमेंट इन 5G एंड बियॉन्ड नेटवर्क्स यूजिंग AI। ठीक है, एक बार फिर से दोनों न्यूज़ दोहरा लेते हैं। तो RBI ने क्या किया है? RBI ने सेटअप किया है डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी किस लिए? ताकि जो भी इलीगल लेंडिंग ऐप्स फल फूल रहे हैं उनको रोका जा सके। ठीक है, इसलिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी लॉन्च किया गया है। और C-DOT ने IIT जोधपुर के साथ एग्रीमेंट साइन किया है फॉर ऑटोमेटेड सर्विस मैनेजमेंट इन 5G एंड बियॉन्ड नेटवर्क्स यूजिंग AI। ठीक है,